अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरिमोहन पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने सबसे पहली चीज आर्म्स एक्ट के बारे में। आर्म्स एक्ट के अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये यूपीएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आपके सामने इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आर्म्स एक्ट तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा इस आर्म्स एक्ट को डिस्कस करने के लिए आज एकदम से क्या मुहिम स्टार्ट हुई, ऐसा क्या हुआ जो हम आर्म्स एक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि आप सभी को पता है कि यहां पर आपका फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। इंडिया में स्पेशली दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। दिल्ली को ब्लॉक करने के बाद में काफी सारे ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स हैं जो आकर के इस प्रोटेस्ट का जो रुख है वो किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो शाहीन बाग के मुद्दे को लेकर के अलग अलग लोगों के बारे में अलग अलग हेट स्पीचेस या अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे ही इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अभी खालिस्तान मूवमेंट पर भी काफी ज्यादा एक चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए भोले भाले किसानों को दोबारा से भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। अब भोले भाले किसानों को यदि भड़काने का प्रयास किया जा रहा है तो इस पर सरकार भी काफी एक्टिव हो करके उन सभी एलिमेंट्स पर काफी तेजी से नजर गड़ाए हुए हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज को क्रिएट कर रहा है। तो इस पर सरकार ने अभी हाल ही में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कल इस व्यक्ति को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। अब ये व्यक्ति कौन है, क्या इसका इतना मूवमेंट है कि एकदम से सरकार ने खालिस्तान मूवमेंट या फिर सिख मिलिटेंसी का नाम देते हुए बड़े बड़े न्यूज़पेपर के अंदर द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छापी। हेडलाइन क्या है कि NIA ने अरेस्ट किया पंजाब के रेजिडेंट को दिल्ली के अंदर से जो सिख मिलिटेंसी को दोबारा से उकसाने का, दोबारा से रिवाइवल करने का प्रयास कर रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे न्यूज के बारे में। ऑब्वियसली न्यूज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में डिस्कशन जरूरी है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, जिसमें खालिस्तान मूवमेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की डेथ या मर्डर के बाद में सिख रियट्स कितने ज्यादा चले और किस प्रकार से प्रॉब्लम्स बढ़ी, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 एक्ट्स आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं, जिनमें से एक एक्ट है एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आर्म्स एक्ट आया था, जिसके अंदर सरकार ने 2019 के अंदर बदलाव करके एक नियम बना दिया, जिसके अंदर पहले लोगों जो थे एक से ज्यादा हथियार रखना या हथियारों को मॉडिफाई कराना या किसी के नाम से हथियार ले करके यूज करना, तो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी चालू थी। तो सरकार ने इस पर अब काफी ज्यादा नकेल कस दी है और क्या नया नियम आया है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन बच्चों को जानकारी चाहिए उनको इससे बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट आता है खालिस्तान मूवमेंट, क्योंकि यही एक मुद्दा है खालिस्तान, जिसके लिए न्यूज आगे सिख टेररिस्ट या सिख मिलिटेंसी के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। हालांकि सच्चाई क्या है वो भी एंड में हम आपके साथ वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में बताएंगे, लेकिन अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उन चीजों का जो आपके सामने न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही है। तो सबसे पहले आता है खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट को समझने से पहले 1947 का देश का बंटवारा आपको पता होना चाहिए। बंटवारे के बाद एक हिस्सा पंजाब का कट कर चला जाता है किसके पास, पाकिस्तान के पास आज के दिन, और एक हिस्सा रह जाता है किसके पास में, इंडिया के पास में। यह हिस्सा छोटा है, यह हिस्सा बड़ा है। ये दोनों सेक्शन जो हैं अब बट चुके हैं। जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा मारकाट भी लगभग इसी रीजन में हुई थी, क्योंकि लोग जो थे ट्रेनों के जरिए यहां से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आने के प्रयास में थे बंटवारे के बाद में। जैसे कि आपने गदर मूवी देखी होगी तो उसमें लगभग सारी जानकारी इस तरीके की दी गई है। अब यहां पर लॉन्ग ड्यूरेशन से, बहुत समय से सिख पीपल जो थे, यानी सिख जो लोग थे, अपनी एक स्टेट पंजाब को
अलग करने की कोशिश में थे एक लंबे समय से, जिसके अंदर या तो अलग हो जाए या फिर उनको कुछ ऐसे प्रोविंसेस के अधिकार मिल जाएं जिससे पानी की सुविधा, जॉब्स की सुविधा, डेवलपमेंट के लिए आगे जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें प्रायोरिटी देना। तो इस तरीके की डिमांड्स इनकी बढ़ती जा रही थी। तो इस तरीके की जब डिमांड्स बढ़ती जा रही थी तो वहां पर स्ट्रगल स्टार्ट हुआ जिसमें पंजाबी स्पीकिंग पीपल के नाम पर इस राज्य को, जो भारत वाला हिस्सा था, इसको अलग करने का प्रयास था। इसके पीछे पाकिस्तान की फंडिंग आपको बीच में पता चलेगी कि पाकिस्तान काफी ताकत लगा रहा था इसको अलग करने के लिए। यहां पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हथियार प्रोवाइड करना, ये सब काम चल रहे थे। दूसरा, कनाडा का भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें समझ में आएगा कि किस तरीके से पंजाब के सिखों की सहायता करने के लिए वहां पर पासपोर्ट जारी हो गए, नई करेंसी जारी हो गई, लगभग स्टैंप्स जारी हो गए और सारा प्रोसेस लगभग जो अलग कंट्री बनाने का था वो शुरू हो चुका था। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो था केवल इसलिए था क्योंकि भारत से पंजाबी स्पीकिंग लैंग्वेज या पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों को एक अलग राज्य दिलवाने का था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट केवल इसी क्षेत्र को ध्यान ना दे करके बाकी सभी लोगों को देख रही है। दूसरा एक डर यह भी था क्योंकि काफी लंबे अरसे से भगवा कलर और हिंदुत्व और ये सारी बातें जो थी काफी जोर शोरों में थी। तब इनसिक्योरिटी जो थी, जाहिर सी बात है एक व्यक्ति के दिमाग में जरूर आएगी। कुछ ऐसा ही इनके दिमाग में भी आया होगा। तो यहां पर जब ये ऐसा मूवमेंट शुरू होना था तो इसकी शुरुआत ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गई, इसकी जड़ें काफी गहरी थी, काफी समय हुआ। तो खालिस्तान मूवमेंट एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। जब लोग सरकार ने नहीं सुनी तो उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया और हथियारों के इस्तेमाल के बाद यहां पर नॉर्थ वेस्टर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने का प्रयास चला। अब इसके अंदर इन्होंने इस हिस्से को जब अलग करवाने की सोची इंडियन गवर्नमेंट से, तो उस समय की जो प्रेजेंट मौजूदा सरकार थी उन्होंने भी क्या किया, आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ पंजाब को यहां से अलग कर लो और हमारे पाकिस्तान में जो पंजाब है उसमें मिला लो, तो हम तुम्हें अलग राज्य नहीं अलग देश बनाने का दर्जा दे देंगे और तुम्हारी राजधानी भी अलग बना देंगे। यह आइडिया जो था उस समय लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन जो मूवमेंट था वो शुरू हो चुका था। धीरे धीरे आवाजें शुरू हो रही थी। जब संविधान बन रहा था तब भी इस पर काफी ज्यादा बातचीत हुई। खैर 1947 के बाद से 1940 के बाद से ये खालिस्तान का आइडिया और तेजी लेकर आया क्योंकि यह माना जा रहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पक्षपात कर रही है पंजाब के लिए। और ये सारा का सारा मुद्दा जो असलियत में शुरू हुआ था वो नदी के पानी को लेकर हुआ था कि नदी के पानी का बहाव या नदी को किस तरीके से डायरेक्शन दी जाए ताकि पानी को डिवीजन में, कुछ हरियाणा में, कुछ पंजाब में, और जाहिर सी बात है कुछ बॉर्डर लग रहा है तो कौन से हिस्से में जाए, पाकिस्तान में भेजना है तो कैसे उसको डिवाइड किया जाए। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि समय बदलता गया और बढ़ता गया तो पंजाब में सरकार मजबूत बनी अकाली दल की और देश में रूल चल रहा था कांग्रेस पार्टी का। अकाली दल और जो कांग्रेस पार्टी थी इनकी कभी आपस में बनी ही नहीं, कभी आपस में नहीं बनी। अकाली दल हमेशा सिख कम्युनिटी को फोकस करके रिजल्ट लाने की कोशिश करते थे कि भाई हमारी कम्युनिटी को बचाए रखा जा सके। कांग्रेस पार्टी जो थी केवल इसी सेक्शन में अपने आप को स्ट्रांगली प्रूव नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो यहां पर किसी भी तरीके से अकाली दल पे डोमिनेट करना चाहती थी। तो ये जो इन दोनों की बातचीत थी इस वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार इनको सुनने से मना कर रही थी। उस समय में क्या हुआ, कांग्रेस जब नहीं सुन रही थी तो अकाली जितने भी थे उन्होंने फिर क्या किया, फाइनली इस डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दिया कि भैया जब हमें सुना ही नहीं जा रहा है तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस सरकार ने दोस्तों इसके लिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस सरकार ने जरनैल सिंह भिंडरावाले को तैयार किया कि भाई आप जाइए और अकाली दल को बुरी तरीके से तोड़ दीजिए ताकि वहां पे कांग्रेस की जड़ें और मजबूत हो जाए। उस समय के अंदर इंदिरा गांधी के साथ साथ उनके बड़े बेटे, छोटे बेटे संजय गांधी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हुए। यहां पर प्रॉब्लम यह आई कि यहां पर भिंडरावाले की सपोर्ट खुलकर की गई कांग्रेस सरकार के द्वारा ताकि अकाली दल को तोड़ा जा सके। बाजी यहां पर अकाली दल की उल्टी पड़नी थी, लेकिन क्या हुआ, अकाली दल ने खुद ही भिंडरावाले की सपोर्ट करना शुरू कर दिया और फिर से कांग्रेस की जड़ें कमजोर हो गई। कांग्रेस की जड़ें कमजोर होते के साथ ही भिंडरावाला और ज्यादा मजबूती से
तैयार हो गया और सरकार के खिलाफ काम करने लगा। सरकार के खिलाफ काम करने लगा तो यहां पर इन्होंने, ये भिंडरेवाला है जिन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार कर ली, जो कि भिंडरेवाला के अनुसार आर्मी थी और भारत की उस समय की कांग्रेस सरकार के अनुसार ये आतंकवादी थे, क्योंकि हथियार बंद थे और पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग लेकर आए थे प्रॉपरली। इनको पाकिस्तान से काफी ज्यादा ट्रेनिंग मिल रही थी, हथियार मिल रहे थे, बांग्लादेश से इन्हें रिवेंज की भी बार बार सपोर्ट मिल रही थी, तो काफी ज्यादा इनका रोल इंपॉर्टेंट होता गया। अब इधर से भिंडरेवाला काफी स्ट्रांग होने लगा और भिंडरेवाला की बातों को अब सरकार अवॉइड करने लगी। क्यों? क्योंकि तैयार तो भिंडरेवाला को कांग्रेस ने किया था, लेकिन अब क्या हुआ कि भिंडरेवाला की जब बातें नहीं सुनी गई तो इन्होंने अपनी एक्सट्रीमिस्ट वॉइस, आतंकवाद वाली वॉइस स्टार्ट कर दी और लोगों के मर्डर्स करने स्टार्ट कर दिए, किलिंग्स करनी स्टार्ट कर दी तेजी से। अब किलिंग्स करनी स्टार्ट कर दी। सरकार को लगा कि भाई अब तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर इस तरीके से व्यवहार रहा तो या तो सरकार दबेगी या फिर इन्हें हटाना पड़ेगा। सरकार काफी ज्यादा बातचीत का दौर चला। बातचीत के दौर चलते चलते 1984 के पास का समय आ गया। 1984 के पास का समय आया और भिंडरेवाला की जो अलग स्टेट की, अलग देश की डिमांड थी वो पूरी जब नहीं हो रही थी तो सरकार ने अमृतसर गुरुद्वारा, ये गोल्डन टेम्पल है, सबसे ज्यादा मशहूर है, सभी का सर एक झुकता है यहां पर। खैर, यहां पर बात आती है अब भिंडरेवाला की। तो भिंडरेवाला को यहां पर क्या किया जाता है, चारों तरफ से कैप्चर करके खूब गोलीबारी होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के बाद इन्हें मार दिया जाता है। मारने के बाद इनके जितने भी सपोर्टर्स थे उनको ढूंढ ढूंढ कर पंजाब में से पकड़ पकड़ कर मारा जाता है। मारने के दौरान जितने भी भिंडरेवाला की वजह से हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याएं हुई थी, सरकार उनकी किलिंग करके बदला ले लेती है और बदला लेने के बाद सरकार को लगता है कि उनका ऑपरेशन ब्लू स्टार कामयाब हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कुछ नहीं था, केवल भिंडरेवाला को अमृतसर के गुरुद्वारे से निकालना था और उसे जेल तक ले जाना था। लेकिन जब उनकी तरफ से किलिंग होने लगी मर्डर के लिए, या उधर से फायरिंग होने लगी, या फिर जो भी तरफ का, जो कि रियलिटी तो वही है जो किताबों में मिली है, तो उसके अनुसार यह पता चला कि भाई जहां से फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और भिंडरेवाला को मारकर बाहर लाया गया। और भिंडरेवाला को जब मारा गया तो गोल्डन टेम्पल भी लगभग पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसका रिवेंज ये हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले वो लोग थे जिनको इस बात से दुख था, उन्होंने उल्टे काम किए, जैसे कि इंदिरा गांधी की मृत्यु का भी यही रीजन बना। खैर, अब यहां पर यह पॉइंट समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलवाया और यहां पर प्रॉब्लम यह हुई कि भिंडरेवाला फिनिश हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई उन्हीं के, किसके द्वारा? उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा, जो खुद एक सिख थे। चलिए जी, वैसे सिखों का इतिहास हमारे देश में बहुत जबरदस्त रहा है, जैसे गुरु गोविंद सिंह साहब हुए, इसके अलावा बहुत सारे गुरुओं ने देश को बचाने का भी काम किया, लेकिन यहां पर कुछ कहानी अलग रोल प्ले कर रही है। अब यहां पर खालिस्तान मूवमेंट जो था वो एकदम से चलो समाप्त हो गया, लंबा समय रहा, धीरे धीरे उन्होंने हर उस आदमी को भी मारा, खालिस्तान मूवमेंट में इंडल्ज जितने लोग थे उन्होंने उन लोगों की भी हत्या कर दी जो जो उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के मेन चेहरे थे। चलिए ठीक है, यहां पर एक खालिस्तान वाला मुद्दा खत्म हो जाता है। अब आ जाती है दोस्तों यहां पर इन व्यक्ति की न्यूज। अब न्यूज क्या आती है कि सरकार ने कल एक व्यक्ति जिसका नाम गुरजीत सिंह निज्जर, ये गुरजीत सिंह निज्जर है जिन्होंने 2017 से सिप्रस नाम की जगह पर रह रहे हैं, 2017 से इनको आइडेंटिफाई कर लिया और अरेस्ट कर लिया। इसको अरेस्ट करने का काम एनआईए के द्वारा किया गया। एनआईए का मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसने पंजाब के रेजिडेंट जो गुरजीत सिंह है उनको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र चलाने की कोशिश में थे कि दोबारा से किसान आंदोलन में सिख मिलिटेंसी को चलाया जाए ताकि अपना एम पूरा हो जाए खालिस्तान मूवमेंट वाला। कुछ ऐसी ही एक्टिविटी से जो भोले भाले किसान है या भोला भाला यूथ है जिसको असलियत में कुछ नहीं पता, उसका ब्रेन वॉश करके टेररिज्म या एक्सट्रीमिस्ट की पोजीशन पर लेकर जाना। जब ऐसी बात आई तो नोटिस किया गया कि इन पर ऑलरेडी केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2019 जनवरी से ये भगोड़े की तरह
पाए गए और इन पर केस रजिस्टर था। एक केस रजिस्टर था आर्म्स एक्ट का और दूसरा केस रजिस्टर था एंटी टेरर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, जिसे बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जब सरकार ने अपनी काफी कड़क करी, एक तरीके से अपनी पकड़ने की कोशिशों को तेज किया, तब ये व्यक्ति यहां से एब्सकॉन्डर हो गया। एब्सकॉन्डर का अर्थ होता है दोस्तों भगोड़ा। भगोड़े का मतलब हो गया कि ये भाग गया यहां से। अब भाग गया तो उसके बाद कॉन्स्पिरेटी के षड्यंत्र के केसेस इन पर चले। अब इनके साथ में गुरजीत सिंह निज्जर, हरपाल सिंह, मोइन खान ये एक्टिव थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर, उस समय में ओरकुट चलता था। तो ये सारी चीजों को चलाने में, क्रिमिनल एक्टिविटी चलाने में, कॉन्स्पिरेसी चलाने में और सिख मिलिटेंसी को भड़काए रखने में एक्टिव रोल प्ले करते थे। जब एक्टिव रोल प्ले करते तो एक ही मुद्दा था। किस चीज का मुद्दा था दोस्तों? सेपरेट स्टेट की डिमांड का मुद्दा ये लेकर आते थे। अब सरकार ने देखा कि भाई इस तरीके से तो अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से यूथ को भड़काएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो सरकार ने इन पर नजरें रखनी शुरू कर दी। जब नजरें रखी गई तो इन्होंने देखा कि ये अतीत में हुई वीडियोज, इमेजेस की तारीफें करते हैं और उन लोगों के कामों को एक तरीके से मान सम्मान देते हैं। और जो मिलिटेंट था जगतार सिंह हवारा, जो चीफ मिनिस्टर जो था बेअंत सिंह की हत्या का जिम्मेदार था और जो ब्लू स्टार के अंदर भी मारा गया, तो ये सभी चीजों की ये तारीफ करते थे और आपस में मोटिवेटेड लाइक माइंडेड जो होते हैं ना, जिनके दिमाग में एक ही सोच है कि इकट्ठा करो, लोगों को जोड़ो, तो उनको खालिस्तान मूवमेंट में जोड़ना इनका मुद्दा था। इस मुद्दे के लिए BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो थी, यह आपस में लोगों को इकट्ठे करने का काम कर रही थी। NIA का कहना है दोस्तों कि खान जब कांटेक्ट में आया, जगतार सिंह के कांटेक्ट में आया, तब उसके नाम पर तिहाड़ में जेल में रहा और उसके नाम पर FIR भी हुई, यानी वो पकड़ा गया। अब ऐसे में खान जो था काफी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया। ऐसे कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने शेयर किए, उन्होंने सारी डिटेल बताई, जिससे पता चलता था कि इनके कॉन्टेक्स्ट कहां निकल रहे थे, जड़ें कहां निकल रहे थे। उसके बाद सरकार ने और जब तेजी देखी तो फेसबुक अकाउंट्स पे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कनेक्शंस मिले, फेसबुक रिक्वेस्टेड आए, उसके बाद खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिस चीज को लेकर सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। सरकार एक्टिव हुई तो उन्होंने फिर नोटिस किया, तो उन्होंने कहा कि यहां पर अतीत की बातें यानी एरिस्टोक्रेसी की दिखाई गई कि उनके साथ अतीत में बहुत बुरा हुआ। किस किस के साथ में? मुस्लिम्स और सिखों के साथ में भारत में बहुत बुरा हुआ। इसीलिए उन्हें एक सेपरेट स्टेट की आवश्यकता है और इस सेपरेट स्टेट के अंदर केवल मुस्लिम और सिख ही रह पाएंगे, खालिस्तान के अंदर और किसी का कोई रोल नहीं है। चलो जी ठीक है। यहां पर इस तरीके की हरकत को बढ़ाने के लिए पिस्टल को परचेज किया गया, अननेसेसरी एक आर्म्स एक्ट को फॉलो करने की जगह अपोज किया और हथियारों को खरीदा और उस समय में एम्यूनिशन एक्ट था 2018, जिसके बिहाफ पर इन्होंने अपनी कुख्यात एक्टिविटी करने के लिए हथियारों को खरीदा। इस पर 2019 पर इन पर एक चार्जशीट जारी हुई, जो कि हथियार इनसे बरामद कर दिए गए। बाद में चार्जशीट के बाद में जब पता चला तो ये सारे गायब हो गए। गायब होने के बाद में गुरजीत सिंह जो कि रेजिडेंट है अमृतसर के, सिप्रस में रहने लग गए और इनके नाम पर एक तरीके से सर्कुलेशन जारी हो गया कि इन्हें ढूंढना है, कहां से पकड़ना है। 2019 में फाइनली ये पकड़े जाते हैं। अब आता है मुद्दा कि 2019 में पकड़े गए, खालिस्तान मूवमेंट के लिए लोगों को भड़काया जा रहा था और उस समय इन पर 2 एक्ट लगे। एक तो एक्ट लगा आर्म्स एक्ट का और एक एक्ट लगा UAPA का। UAPA का अर्थ क्या होता है वो भी अब हम डिस्कस करते हैं। UAPA का अर्थ होता है दोस्तों, आपकी पेपर में अक्सर UAPA लिखा आएगा आपके कंपटीशन के एग्जाम में, ये वनडे एग्जाम के सॉरी इसमें UPSC के एग्जाम में UAPA लिखा आएगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। ये देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन है, तो आगे अगर फुल फॉर्म ना भी हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये बिल जो है ये 2019 में पास किया गया, राज्यसभा और लोकसभा से फाइनली ये क्लियर होता है। टोटल 42 लोग ही इसके अगेंस्ट में होते हैं, लगभग सभी से इसे मेजॉरिटी मिल जाता है। इसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ रही है तो उसको काउंटर करना है। काउंटर करने के बाद में जहां पर भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसको टारगेट करना है, टैकल करना है, प्लस टेररिज्म और नक्सलाइज्ड जो नक्सलिज्म है नक्सलाइज्ड एरियाज के अंदर उसको पूरी तरीके से रोकना है। यह सबसे बड़ा मुद्दा था। अब इस मुद्दे के लिए
कुछ चीजें आई। अब इन्होंने यहां पर क्वेश्चन पूछा, सपोज करो क्या है कि भाई विच एक्टिविटी आर कंसीडर्ड एज अनलॉफुल एक्टिविटीज अंडर दिस लॉ, कौन कौन सी एक्टिविटीज कंसीडर होती हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है यूएपीए 1967 में, ये जो इफेक्टिव हुआ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें कुछ चीजों को बोला गया, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे एसोसिएशन हो, अगर टेरर से संबंधित, लड़ाई झगड़ों से संबंधित या कुछ भी से रिलेटेड किसी मैटर की यदि बात हो रही है, झगड़े से संबंधित या कुछ भी ऐसा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जनता के लिए, उस पर रोक लगाई गई। अब इसको कैसे एक्सटेंड किया जाए, क्या इसकी एप्लीकेशन है, तो भाई ये पूरे देश में अप्लाई हो रहा है। इसके बाद कोई इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो चाहे कोई भी हो, वो पनिशमेंट का हकदार है अगर वो क्राइम हमारे देश में हुआ, लोकेशन के अंदर हुआ, इर्रेस्पेक्टिव लोकेशंस की बात की जा रही है। इसके बाद एप्लीकेबल होगा हर उस ऑफेंडर पर जो सेम मैनर में क्राइम कर रहा हो, चाहे वो इंडिया में रहकर भारत का हो या फॉरेनर लैंड का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रोविजन को अप्लाई किया गया हर उस सिटीजन पर जो कि चाहे इंडिया का हो या अब्रॉड का हो। पर्सन ऑन शिप्स, एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया व्हेनेवर दे मे बी आर ऑल्सो अंडर द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। सब पर ये एक्ट लागू हुआ कि भाई चाहे जो भी है सभी इसी एक्ट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि किसी भी तरीके की अनलॉफुल एक्टिविटीज, टेररिज्म या फिर आतंकवाद या फिर कुछ इस तरीके की जो शांति को बर्बाद करेगा, उस पर हम रोक लगाएंगे पूरी तरीके से। अब डेफिनेशन आई, डेफिनेशन के अंदर वही चीजें दोबारा से बोली गई हैं जिसके अंदर इंटेंशन है आपस में देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना, एकता को, अखंडता को खराब करने की कोशिश करना, वो सभी चीजें अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर आता है। ये एक्ट वहां भी काम आता है जहां पर, चाहे ये एक्ट प्रोहिबिट करता है वहां पे देश की टेरिटरी के सेक्शन में या उन सेक्शंस के अंदर जहां पर सरकार इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर बहुत सारे लोगों पर पूरी तरीके से, कई बार होता है ना कि ध्यान देते हुए भी अवॉइड करती है कि हाँ भाई चलो अतीत में किया आगे नहीं होगा, या कुछ छोड़ देती है, या ग्रुप के अनुसार, जैसे आसाम के अंदर है कि भाई सरकार ने क्या किया, सरकार ने नियम बना दिया कि जो जेल में है तो वो जेल में रहेंगे, जो बाहर है उनके हम गुनाहों को अभी फिलहाल क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा था इसलिए छोड़ रहे हैं, नहीं तो दोबारा पकड़े गए तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अब वो सारे के सारे एक ही पैनल के अंदर आ गए। अब फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, वो कॉमन है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है। अब चेंजेस क्या किए गए वो देखने लायक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब चेंजेस जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के हैं उनमें देखने लायक बात है कि यूनियन कैबिनेट नॉट ओनली चेंज द एनआईए एक्ट 2008 बट ऑल्सो इसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज को भी ऐड किया गया है। इसमें लोकसभा में भी पास हो गया है और इसके बाद ये राज्यसभा में भी पास हो गया। अमेंडमेंट हुआ है शेड्यूल नंबर 4 के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटी का। अब ये अलाउ करेगी एनआईए को, जो डिक्लेयर कर पाएगी अगर कोई व्यक्ति सस्पेक्ट पाया जाता है, अगर एनआईए को सस्पेक्ट मिलता है तो वो उसको टेरर लिंक से देख सकती है, टेररिस्ट के नाम से देख सकती है, या किसी भी एंगल से अगर खतरा है तो उसको सस्पेक्ट मान सकती है। करंटली जो ऑर्गेनाइजेशन है डेजिग्नेट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अब उन पर फोकस हो रहा है यूएपीए का इंडिविजुअल पर भी। अब अगर एक आदमी भी इस पर एक्टिविटी में एक्टिव होगा या किसी भी तरीके से उस पर कार्यवाही होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहां पर इस अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी के अंदर अरेस्ट हुए हैं। विनायक सेन डॉक्टर थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, 2007 में इन्हें अरेस्ट किया गया। सुधीर नाम के एक व्यक्ति थे, दलित राइट वर्कर, 2018 में अरेस्ट हुए। महेश रावत 2018 में, वरावरा राव पोइट हैं, अरेस्ट हुए 2018 में। इस तरीके के बहुत सारे लोग यहां पर अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद कोशिश की जा रही है और सरकार की काफी ज्यादा विजिल नजरें हैं ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोका जा सके। अब अंदाजा तो ये भी लगा सकते हैं कि कुछ इस तरीके के एक्ट इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि, या सरकार इतनी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है इन बिल्स या टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर के कि लॉन्ग ड्यूरेशन से नोटिस कीजिए आपके देश के अंदर जल्दी से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पा रही, इवन दैट अरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब अगला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास आर्म्स एक्ट का। आर्म्स एक्ट क्या है पहले समझना है। आर्म्स एक्ट का मतलब यह है कि कौन व्यक्ति हथियार रख सकता है, कितने हथियार रख सकता है, और अगर उसके पास जरूरत से ज्यादा या बिना लाइसेंस के हथियार मिलते हैं या किसी पुलिस वाले से छीने हुए हथियार मिलते हैं तो उस पर क्या सजा हो सकती है, सजा का प्रावधान क्या है, क्या पेनल्टी है, वो इस एक्ट में बताया गया है। पुराने टाइम पीरियड में होता था ना कि लोग घर में छुपाकर हथियार रख लेते थे कि राजपूतों की शान है, ये है वो है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर यहां पर उन एक्ट के इस एक्ट के अंदर सभी को
फोकस करके रखा गया है। अब फोकस करके रखा गया है तो इस एक्ट को पूरा का पूरा मैं आपको एक छोटी फॉर्म में समझा देता हूं। सरकार कहती है कि जिसको हमने हथियार रखने का अधिकार दिया है, जिस स्टेट का राइट दिया है और जितने ड्यूरेशन का अधिकार दिया है, ध्यान से सुनिएगा, जिस व्यक्ति को हथियार रखना है हथियार वही रखेगा और कोई व्यक्ति हथियार नहीं ले सकता। हथियार लेने के लिए, वेपन लेने के लिए लाइसेंस का होना कंपलसरी है। अगर विदाउट लाइसेंस उसके पास हथियार है तो वो एक क्रिमिनल पाया जाएगा। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति का लाइसेंस कंप्लीट हो रहा है और वो व्यक्ति लाइसेंस कंप्लीट होने के बाद रिन्यूअल नहीं करा रहा है लेकिन फिर भी हथियार रखे हुए, वो भी एक क्राइम के अंदर काउंट होगा। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति हथियार प्राप्त करता है लाइसेंस के अंदर, कौन सी, किसी स्टेट के लिए, और वो उस स्टेट के बाहर भी उस हथियार का यूज कर रहा है तो वो भी एक ऑफेंस की तरह देखा जाएगा। प्लस ऑफेंस के अलावा यदि हथियार एक व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस मिला हुआ है लेकिन यूज उसका बेटा या उसका दोस्त करता हुआ पाया जाता है या उससे कोई एक्टिविटी होती है तो यह भी एक ऑफेंस माना जाएगा। प्लस कुछ लोगों ने, जैसे राजपूतों के घरों में आपने देखा होगा, सुना होगा कि पुराने टाइम पीरियड की, राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड की हथियारों की पूजा के लिए बड़े बड़े हथियार रखे जाते हैं। कुछ लोग हथियारों को मॉडिफाई करा लेते हैं, लाइसेंस नहीं है लेकिन मॉडिफाई करा लेते हैं, दुनाली होती है उसको काट कर छोटा कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये भी एक एक्ट के अंदर कंसीडर होगा, या आर्म्स एक्ट के अंदर आएगा कि किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। प्लस जब सरकार ने ऑर्डर दिया किसी भी एक तरीके से कर्फ्यू के दौरान या किसी भी रीजन में, जब लगता है सरकार को कि स्थिति कंट्रोल से बाहर होने सकती है या दंगे भड़क सकते हैं, तो उस परिस्थिति में सरकार हथियारों को जमा कराने का आदेश देती है और उस परिस्थिति में सभी को लिमिटेड ड्यूरेशन के अंदर अपने हथियारों को जमा कराना कंपलसरी है। जो व्यक्ति जमा नहीं कराएगा और उस समय यूज करेगा तो वो आर्म्स एक्ट के अंदर कंसीडर होगा। अब जब आर्म्स एक्ट के अंदर इस तरीके की धाराएं जोड़ दी कि सरकार की परमिशन के बिना या लाइसेंस के बिना कोई व्यक्ति आर्म्स रखता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा, तो उसके लिए सरकार ने सजा को बढ़ाया है। जहां पर सजा 3 से 5 साल थी, अब वो सजा 5 से 10 साल तक की हो गई है। 5 से 10 साल तक की हो गई। इसी प्रकार से जो फाइन्स थे, जो भी फाइन्स थे, उन फाइन्स को भी बढ़ा दिया गया है, उन फाइन्स को बढ़ा दिया गया है। और अब जेल का तो टेन्योर बढ़ा है, ये वो फाइन्स भी बढ़ा दिए गए हैं। डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। ग्रेविटी ऑफ द क्राइम के बाद अब जो लोग किसी भी तरीके का हथियार रखेंगे उन पे तो बैन हो ही गया है, उनको अब सरकार बिल्कुल ही डिनाई करती है कि भाई अब अगर उन पे हथियार पकड़ा जाएगा तो वो भी एक ऑफेंस होगा, उसमें पेनल्टी से ज्यादा जेल भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी पुलिस वाले से हथियार छीन लेता है, हथियार छीनने के बाद में अगर किसी भी तरीके से, देखिए यहां पे क्लियरली मेंशन है, इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिएगा, फोर्सफुली टेकिंग फायर आर्म फ्रॉम पुलिस, पुलिस से ले लेता है, किसी फौजी से छीन लेता है या किसी भी व्यक्ति से छीन लेता है तो 10 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यूज करता है तो 10 साल की सजा तो होगी ही, 1 लाख रुपए से फाइन शुरू होकर के कोई लिमिट नहीं कब तक उस फाइन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने हथियारों को दूसरे को यूज करने के लिए दे देता है या फिर एक तरीके से ट्रैफिकिंग करता है, कोई गलत कार्य करता है, गतिविधि बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो भी इसी क्राइम का एक हिस्सा बन जाएगा। इस एक्ट के अंदर सिंपल सा पॉइंट है कि हथियारों को बेचने की परमिशन केवल सरकार के पास होगी। सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति इन हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता, ना ही उन्हें बेच सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन हथियारों को सेल करता है या परचेज करता है तो वो भी किसी ऑथेंटिक गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड शॉप से लेने का उसके पास अधिकार है, कहीं और से वो हथियारों को परचेज नहीं कर सकता। तो ये सभी आर्म्स एक्ट और इस तरीके के एक्ट बनाए गए ताकि कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना बढ़ाई जा सके और देश में पीस हार्मनी बरकरार रहे। तो फाइनली इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।